एवरीवन, सोर्सेज ऑफ एनर्जी का आज हमारा लास्ट टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे एनर्जी फ्रॉम सी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड वी विल टॉकिंग अबाउट वेव एनर्जी, थर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। इन सब के साथ हम अपने चैप्टर को लास्ट टच देंगे। आज सबसे पहले देखते हैं एनर्जी फ्रॉम सी। सूरज के अलावा यानी सन के अलावा अनदर बिग सोर्स ऑफ एनर्जी इज सी। अनदर बिग सोर्स ऑफ एनर्जी इज सी। होगा क्या, देखिए, मून्स ग्रेविटेशन, मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग हाउ ओशंस आर गोइंग टू बिहेव। हाई टाइड हो या लो टाइड हो, डिपेंड करता है कि मून जो है वो अर्थ जो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है, उसको अपनी तरफ कितना अट्रैक्ट करता है। जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उतनी हाई टाइड्स बनाएगा, जितना कम अट्रैक्ट करेगा उतनी लो टाइड्स बनाएगा। और हम क्या करते हैं, इस टाइडल एनर्जी को यूज़ करते हैं, वहाँ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं डैम्स की। अब हमें पता है कि जब टाइड आएगी तो एक बार पानी ऊपर की तरफ और एक नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इसका मतलब जहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा हाइट पानी की मिलेगी वहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। दिस पोटेंशियल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, जो वो नीचे आएगा। और हम क्या करेंगे, इस स्मॉल एरिया के अंदर अपना टरबाइन लेके बैठ जाएंगे। हम बड़े शैतान हैं, हमें सिर्फ मतलब है कहीं से भी कोई एनर्जी मिल जाए इस पंखे को घुमाने के लिए टरबाइन की, और यहाँ लगा देंगे और इसको हम लगा देंगे डायनेमो के साथ और बिजली पैदा कर लेंगे। जहाँ जाएंगे बस अपना ये पंखा से लेके पहुँच जाएंगे, उसको लगाएंगे और पानी से उससे बिजली बना लेंगे। सो यहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, टाइडल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि टाइडल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी टाइडल एनर्जी एक्सप्लॉयटेशन टू फॉर्म दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यों बना रहे हैं, आसान है ट्रांसपोर्ट करनी, एक्सपेंसिव नहीं पड़ती, मेंटेनेंस स्लो रह जाती है, और सबसे बड़ी बात है एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी बिजली बहुत सारे काम करती है। सो इसीलिए हमारी एक हंगर रहती है हमेशा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दो। पर हमें पता है ये टाइड्स जो है वो हर जगह तो मिलेंगे नहीं। सो द प्रॉब्लम इज इट इज़ लिमिटेड, लिमिटेड एरियाज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सच डैम्स। ऐसे एरिया सब जगह तो मिलेंगे नहीं, इसलिए ये भी सोर्स लिमिटेड है। लेकिन हाँ, ये है कि जहाँ ये होगा वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं टाइडल एनर्जी को। सिमिलरली हम आज देखते हैं हमारे पास दूसरी एनर्जी क्या आती है सी से, दैट इज़ द वेव एनर्जी। बच्चों, टाइड में और वेव में डिफरेंस क्या होता है? टाइड्स जो है वो मून की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से बनती है, और वेव क्यों बनती है? क्योंकि उसके ऊपर से हवा क्रॉस करती है, बिकॉज ऑफ विंड एनर्जी। और विंड क्यों ब्लो करती है? बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। हमने पढ़ा ही था कि waves of sea are created by wind blowing on top of ocean water। समुद्र के पानी के ऊपर हवा बह रही है, so blowing of this wind produces strong waves। और ये स्ट्रॉन्ग वेव्स जो है वो किसकी हैं? वाटर की। ये स्ट्रॉन्ग वेव्स जो है बच्चों, दी स्ट्रॉन्ग वेव्स आर यूज्ड बाय यूजिंग वेरियस इक्विपमेंट्स। ठीक है, दीज आर यूज, कुछ डिवाइसेस लगा देंगे हम लोग इन वेव्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जस्ट लाइक जैसे वहाँ डैम्स बनाए हैं, यहाँ कुछ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगा देते हैं विच आर गोइंग टू बी यूज्ड टू रोटेट टरबाइन। बस टरबाइन रोटेट हो गया, हमारा काम हो गया। टरबाइन रोटेट हो गए, डायनेमो के साथ कनेक्ट कर दिया और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली, खत्म। मैम बहुत मतलब ये, आई नो वी आर ह्यूमन बींग्स आर रियली रियली वेरी सेल्फिश, जहाँ कहीं देखेंगे अपना मतलब निकालते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी किसकी यूज़ की हमने? वेव की। ये वेव क्या जो है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कह लो, विच इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी बाय एयर, डेफिनेटली। It is being used to rotate the turbine, which is the mechanical energy of turbine, और फिर by dynamo it is going to be created electrical energy में
कन्वर्ट हो जाएगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। सो हमने मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेव को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। वाई वी आर सेइंग पोटेंशियल एनर्जी, जब पानी नहीं बह रहा, वेव नहीं बनी है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी है। जब वेव बन गई तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज इट इज़ मूविंग, मूव कर रहा है, तो इसने टरबाइन को रोटेट किया, मैकेनिकल एनर्जी बना दी, और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो गया। ठीक, सो दिस इज व्हाट इज वेव एनर्जी। सिमिलरली ओशन से हम एक और एनर्जी देखते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज ओशन थर्मल एनर्जी। इसको हम कहते हैं ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम देते हैं एज एन एक्रोनिम OTEC। और ये एग्ज़ाम में आता है बच्चों, OTEC ज़रूर आता है एग्ज़ाम में, 1 मार्क में आ जाएगा, इसकी फुल फॉर्म बताइए, 3 मार्क्स में आ जाएगा, हाउ इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो ये ध्यान रखिएगा, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें हम क्या करते हैं कि जो सरफेस है वाटर का, इसके नीचे चले जाओ, ओशन के नीचे अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 किलोमीटर नीचे, 1 to 2 किलोमीटर नीचे, यानी कि डीपर सेक्शन के अंदर ठंडा पानी है। ठीक, और गर्मी की वजह से सरफेस का वाटर क्या हो गया, हॉट, ड्यू टू सन रेडिएशन। करेक्ट, 2 से 3 किलोमीटर से नीचे हम नहीं जाएंगे। दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट वी नीड फॉर हीट साइकिल। हीट साइकिल का मतलब यहाँ कुछ है जो गर्म होगा, नीचे आएगा ठंडा हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा गर्म हो जाएगा, फिर ठंडा हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज हीट साइकिल। और इसके अंदर कम से कम डिस्टेंस जो होना चाहिए ऐसी जगहों पे इस एनर्जी को बनाने के लिए एटलीस्ट 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए। आपको याद होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन के अंदर, नॉर्मल डिस्टिलेशन के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए, कम से कम 25 डिग्री का। यहाँ कितना होना चाहिए, सरफेस पे अगर 0 है मान लीजिए तो नीचे 20 डिग्री होना चाहिए, या यहाँ 0 है तो ऊपर 20 होना चाहिए। सम हाउ देयर शुड बी डिफरेंस ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। और ये जो 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है बच्चों, दिस डिफरेंस इज यूज्ड to obtain energy in ocean, which is the thermal energy, to be converted into electrical energy by OTEC plant, that is ocean thermal energy conversion plant। ठीक, ये यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, सबसे पहली चीज़ कुछ ऐसा तो चाहिए जो कि बॉयल जल्दी हो जाए, क्योंकि 20 डिग्री का डिफरेंस है। तो 20 डिग्री पे सेल्सियस पे क्या चीज़ है जो जल्दी से बॉयल कर जाएगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होगा। सो व्हाट वी आर डूइंग, सरफेस वाटर एनर्जी इज यूज्ड टू बॉयल वोलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल लिक्विड कैसा हो सकता है, वॉलेटाइल लिक्विड बच्चों वो होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो, लो बॉइलिंग पॉइंट, येट इट इज सेफ। देखो वॉलेटाइल होगा तो ऐसा ना हो कि एकदम जले और ख़त्म हो जाए, येट इट शुड बी सेफ एंड कंट्रोलेबल विद हाई काइनेटिक एनर्जी, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए, और हमारे कंट्रोल में भी रहे। आप कितने सेल्फिश हैं, हर चीज़ में अपना फ़ायदा सोच रहे हैं। सरफेस, चलिए एनीवे, सरफेस वाटर एनर्जी इज़ यूज टू बॉयल वॉलेटाइल लिक्विड। और ऐसा कौन है हमारा स्लेव, हमारा जीनी कौन है, अमोनिया, वो हमारी हर रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। ठीक, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट भी लो है, हाई काइनेटिक एनर्जी भी है इसके पार्टिकल्स की, और येट हमारे बस में रहेगा, हमारे चिराग में छुपा रहेगा। सो इसके जो वेपर्स हैं बच्चों ऑफ अमोनिया, दे आर गोइंग टू रोटेट टरबाइन।
अब समझ में आया काइनेटिक एनर्जी हाई क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि उसको टरबाइन को रोटेट करना है। ठीक है। ऑफ जनरेटर, जनरेटर कौन है, डायनमो। डायनमो का जो टरबाइन है उसको रोटेट करने के लिए अमोनिया के वेपर्स की हाई काइनेटिक एनर्जी होना ज़रूरी है। तभी तो आपको क्या मिलेगा, आपकी इच्छा शक्ति के हिसाब से आपको मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड। ठीक, तो अब मेरे को ये बात बताओ, चलो भी 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, अब अमोनिया ने टरबाइन रोटेट किया तो क्या अमोनिया खत्म हो गया? नो। व्हाट विल हैपन, अमोनिया जैसे ही बॉयल होने के बाद टरबाइन को रोटेट करेगा, ठीक है, उसके बाद जैसे ही वो नीचे की तरफ आएगा, हमने कहा था ना वाटर साइकिल, हीट साइकिल, तो ठंडा पानी जो सरफेस के नीचे बैठा है करीब 1 to 2 किलोमीटर में, इन डीपर सेक्शंस, दिस कोल्ड वाटर इन डीपर सेक्शन इज पम्प्ड अप। अमोनिया नीचे नहीं जा रहा, ये पानी ऊपर आएगा, पम्प्ड अप टू कंडेंस अमोनिया वेपर। टरबाइन को रोटेट करके वो अपना काम करके निकल गया। हमने उन वेपर्स को उठा के क्या किया, एक कंडेंसर में डाल दिया, और उस कंडेंसर को ठंडा पानी कहाँ से मिला, नीचे से उठाया हमने पानी और उस कंडेंसर में डाल दिया। ठीक है, सो इट कंडेंसेस अमोनिया वेपर्स सो दैट लिक्विड अमोनिया कैन बी रीयूज्ड। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि अमोनिया खराब ही नहीं हुआ, यूज ही नहीं हुआ, अमोनिया कुछ वेस्ट भी होगा। तो ग्रेजुअली व्हाट विल हैपन आफ्टर सो मेनी साइकिल्स, उसको वो एग्जॉस्ट हो जाएगा एंड वी विल नीड फ्रेश अमोनिया। ठीक है, सो ऐसा नहीं कि एक बार यूज़ किया तो परमानेंटली वही चले जा रहा है, वेपोरेट हो जाएगा, चलिए जी कंडेंस हो गया, फिर यूज़ कर लिया, फिर यूज़ कर लिया। येस इट इज़ रिसाइकेलेबल बट फ्यू सम अमाउंट ऑफ अमोनिया विल बी लॉस्ट। सो इसीलिए हम इसको बाद में आफ्टर फ्यू साइकिल्स उसको रिप्लेनिश करना पड़ेगा। एडवांटेजेस क्या हैं, हमने देख ही लिया, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, पानी में ही है, हमने कुछ डाला भी नहीं, सो देर इज़ नो पॉल्यूशन। इट इज़ ऑल्सो रीन्यूएबल and it does not harm, no harm to aquatic or marine life, correct। वहाँ के फ्लोरा एंड फौना को हम बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रहे। सो दीज आर द एडवांटेजेस, बट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? डेफिनेटली लिमिटेड एरियाज टू एक्सट्रैक्ट इट कमर्शियली। सो कमर्शियली तो ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। ठीक, लिमिटेड एरिया है, सो टू एक्सट्रैक्ट इट कमर्शियली नंबर 1। उसके बाद आप देखोगे ओशन के अंदर लगाना है तो पैसे तो बहुत लगेंगे, सो इट इज़ गोइंग टू हैव हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। करेक्ट। तीसरे आप कह सकते हो एफिशिएंसी भी कम मिलेगी, एफिशिएंसी इज़ नॉट टू हाई, क्योंकि कितनी ज़्यादा जगहों पे मुझे वेव्स मिल जाएंगी, इतनी सारी मैं इनपुट यानी इतना पैसा भी लगाएंगे हम लोग और उसके बाद उसमें से एनर्जी बड़ी कम मिलेगी, सो डेफिनेटली एफिशिएंसी इज़ नॉट वेरी हाई। सो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। ऑल दो पोटेंशियल ज़रूर है, जहाँ जहाँ पर ओशंस हैं उसके आसपास के एरियाज़ को तो हम फिर भी सर्व कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट स्टोर वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि टाइड्स और वेव्स आपको सारा साल लगातार नहीं मिलती। ठीक है, सो इसीलिए हम लोग नेक्स्ट एक और तरीका है हमारे पास एनर्जी निकालने का, इलेक्ट्रिसिटी बनाने का, वो है जियोथर्मल। कोई जगह मत छोड़ना प्रभु, इंसान हो तुम बड़े खराब हो, कुछ भी नहीं छोड़ते, ना धरती ना वायु और ना ही पानी, कुछ नहीं छोड़ेंगे हम सब जगह से निकालेंगे बिजली को। देखिए क्या किया, जियोथर्मल, जैसा कि नाम है, जियो माने अर्थ, थर्मल माने हीट, ज़मीन के अंदर की हीट को यूज़ करना है। सो देखिए व्हाट इज़ हैपनिंग, देखो 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 जी देखो, ये रहा हमारा अर्थ क्रस्ट। ठीक है, और ये रहा हमारा एक हॉटस्पॉट, वाईफाई वाला हॉटस्पॉट नहीं है ये जियोथर्मल वाला हॉटस्पॉट है। होता क्या है, अर्थ के अंदर मोल्टन लावा होता है, ये तो हमने सुना ही है, पढ़ा भी है। ये मोल्टन लावा हीट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से अर्थ के क्रस्ट के अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। सो जितना भी पानी आपका ग्राउंड वाटर होगा वो गर्म होना शुरू हो जाएगा, ग्राउंड वाटर विल बी हीटेड अप। ये ग्राउंड वाटर जब हीट होगा तो कहीं कहीं पर क्या होगा कि ये जगहें जो खुली रह जाती हैं ज़मीन के अंदर, क्रैक्स आ जाते हैं, उन क्रैक्स में से दिस विल बिकम दी सोर्स ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई। ठीक,
दिस एनर्जी इज नॉन एज द जियोथर्मल एनर्जी। अब आप देखो नीचे से बहुत ज़्यादा हीट है और ये ओपनिंग बहुत छोटी है, तो आप देखोगे इसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी ज़्यादा होगी। इट विल हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। बस हमारा काम हो गया। जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है तो चलिए टरबाइन लगा देते हैं यहाँ पे और बना लेते हैं बिजली। हमने अपना उठाया भोपूसा, यहाँ पर चिपका दिया, टरबाइन रोटेट करने लगी, डायनमो में बिजली बनी, हम चलते बने, ख़त्म कहानी। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। सो जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से क्या होगा, जितना भी अंदर मोल्टन रॉक्स हैं, लावा क्या है, मोल्टन रॉक्स, इन डीपर हॉट रीजन्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, जितने भी जियोलॉजिकल चेंजेस हैं, दैट कॉजेज molten rocks in deeper hot regions of the earth crust to be pushed upward। पक्की बात है, अंदर गर्मी होगी तो जमीन को बाहर की तरफ धक्का मारेंगे वो, एंड ट्रैप्ड इन सर्टेन रीजन्स, और ये हीट कुछ कुछ एरियाज में आके रुक जाती है। उन एरियाज को हम क्या कहते हैं बच्चों, दीज रीजन्स आर कॉल्ड हॉटस्पॉट। वाईफाई वाला हॉटस्पॉट नहीं है ये भगवान का हॉटस्पॉट है। ये ज़मीन में से निकली हुई गर्म हवाएं हैं जिसे हम हॉटस्पॉट कह रहे हैं। ठीक, ये हॉटस्पॉट बन गए। इन हॉटस्पॉट से हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, ग्राउंड वाटर था वो गर्म हो गया। अंडरग्राउंड वाटर व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट with these hotspots, it is going to produce steam, और इस स्टीम के पास हाई प्रेशर है। आपने देखा था नीचे बहुत ज़्यादा है और ऊपर छोटी सी ओपनिंग है। जब एक बहुत बड़ी ओपनिंग से छोटी ओपनिंग में जाते हैं तो प्रेशर हाई हो जाता है। ठीक, तो स्टीम इज प्रोड्यूस विद हाई प्रेशर एंड हाई काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ठीक, ये जो एनर्जी है इट इज़ बीइंग यूज्ड टू रोटेट टरबाइन। हम नड़े शैतान हैं, हम पहुंच गए अपना हल लेकर और खुद के हमने वहाँ पर अपने जनरेटर को लगा दिया, टिक 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 टिक, और हमने बिजली पैदा कर ली। हमारा काम बन गया, हमारा काम बनता बाढ़ में जाए चंदा। ठीक, ये बन गई इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से। और समटाइम्स क्या होता है, ये जो स्टीम है ना बच्चों, एक और तरीका होता है, ये स्टीम जो है कभी कभी इट समटाइम्स एस्केप्स एट सरफेस। कभी कभी वो हमें सरफेस पे मिलना शुरू हो जाता है फ्रॉम सर्टन आउटलेट्स। कई बार देखेंगे चट्टानों में से गर्म पानी निकलता है और हम क्या कहते हैं, चावल की बोरी फेंक दीजिए, चावल पक जाएंगे। देखते हैं ना हम लोग। These from certain outlets, and such kind of outlets are called as hot springs। वो कहाँ है, मणिकरण में है शायद। मणिकरण के अंदर कहा जाता है कि भगवान की करामात है, हम चावल फेंकते हैं तो चावल पक जाते हैं, दाल फेंकते हैं तो दाल पक जाती है। सो व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ यस इट इज़ भगवान की करामात है, लेकिन वहाँ हो क्या रहा है, वहाँ हॉट स्प्रिंग बह रहा है। इसीलिए वहाँ से एक तरफ गर्म पानी मिलता है आपको, एक तरफ ठंडा पानी बह रहा है, क्योंकि हॉट स्प्रिंग एक जगह से एस्केप कर रहा है, दूसरी जगह से एस्केप नहीं कर सकता है। सो हॉट अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी और हीट एनर्जी इज मूविंग इन दैट पर्टिकुलर प्लेस जहाँ से गर्म पानी आने लगा है। और इस गर्म पानी से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टीम को बना लेंगे, हाई प्रेशर पे यूज़ कर सकते हैं, वहाँ जनरेटर लगा दीजिए, आप बिजली पैदा कर लेंगे, मगर हम किसी की आस्था को चोट नहीं पहुँचाएंगे। ठीक, एग्जाम्पल देखिए कहाँ है इसकी, जनरेट कहाँ करते हैं। सबसे पहले इसको यूज़ किया जाता है न्यूजीलैंड के अंदर सबसे ज़्यादा और यूएसए के अंदर। अब आप देखो क्यों, क्योंकि वहाँ पर ज़मीन के अंदर हलचल बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, हॉटस्पॉट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए दे कैन यूज़ दिस एनर्जी। इंडिया में इतने सारे नहीं मिलते। हॉट स्प्रिंग का अगर नाम आता है इंडिया के अंदर तो हमें पता है वो कहाँ आता है, मणिकरण के आगे। आई थिंक मणिकरण ही है, वहीं पर सुनने को मिलता है। बाकी जहाँ भी होगा आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे। हम जानते हैं सब कुछ, ये जनता है सब जानती है। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस,
नंबर वन, हमें वैसे पहले बोला है कि बहुत कम जगहें हैं, सो वेरी फ्यू कमर्शियली वायबल साइट्स। ठीक, भले ही ये एक्सपेंसिव नहीं होता, क्योंकि करना कुछ नहीं, डायनमो जाके लगाना है इसके अंदर, ठीक है, मगर प्रॉब्लम क्या है कि कमर्शियली वायबल नहीं होता। दो, नॉट वेरी एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है इसका, क्योंकि कुछ करा नहीं, कंस्ट्रक्ट नहीं करना, आपने सिर्फ टरबाइन लेके जाना है और वहाँ लगा देना है। बट बावजूद उसके इट इज़ वेरी मच not very practically feasible because such kind of places are very less. Advantages ही advantages हैं, otherwise हमें पता है environment friendly है, all those advantages of a natural fuel जो हमने पढ़ी हैं शुरू में, गुड फ्यूल की। हाई कैलोरीफिक वैल्यू भी आप कह सकते हो इसके अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, हमें वैसे से इसकी ज़रूरत नहीं है डायरेक्टली हाई कैलोरीफिक वैल्यू, बट अगर आप बोलोगे इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो यू कैन से इट इज़ एफिशिएंट, एफिशिएंसी इज़ हाई, क्योंकि पैसा ज़्यादा लग नहीं रहा, एनर्जी ज़्यादा मिल रही है, इट इज़ हाई एफिशिएंसी है। दूसरी चीज़ आप एडवांटेज कहोगे, नो पॉल्यूशन ऑब्वियसली, ठीक है ना, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। देन इसके अंदर कोई भी स्मोक नहीं प्रोड्यूस होनी है, इंस्टॉलेशन चार्ज, मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है, लो मेंटेनेंस है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, बच्चों न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन, ब्रेकिंग, यानी कि न्यूक्लियस के टूटने की वजह से जो एनर्जी हमें मिल रही है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक, अब न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली कोई न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा, करेक्ट। सो देखिए इसमें होगा क्या, जब हम कोई भी हैवी एटम लेते हैं बच्चों, हैवी एटम का मतलब है जिसका बहुत ज़्यादा एटॉमिक नंबर हो और जिसका कि बहुत ज़्यादा एटॉमिक मास हो, और ऐसे में हम लोग यूज़ करते हैं यूरेनियम, प्लूटोनियम, या हम यूज़ करते हैं थोरियम। ठीक, इन तीन में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो एज अ न्यूक्लियर फ्यूल। दीज आर द न्यूक्लियर फ्यूल्स। हमने क्या किया, दीज आर बॉम्बार्डेड, बॉम्ब ब्लास्ट, बॉम्बार्डेड विद, इसको हमने बॉम्बार्ड किया है, यानी कि इसको टकराया है, ठीक है, किसी भी लो एनर्जी न्यूट्रॉन के साथ, लो एनर्जी न्यूट्रॉन के साथ, यानी कि एक लो एनर्जी से बेसिकली हम यहाँ पर कह रहे हैं जो कि लाइटर एलिमेंट है, ठीक है, जिसका मास कम है, हल्का लेकिन बहुत तेज़ी से दौड़ने वाला, तो लो एनर्जी से ज़्यादा इसको हमें हाई एनर्जी एंड लो मास वाला एलिमेंट बोलना चाहिए। ओके, वंस अगेन हैवी एटम लिया, फ्यूल देखे, न्यूक्लियर फ्यूल कौन कौन से हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, इसको हमने एक लो एनर्जी, बेटा ये स्लो मूविंग ही है, इट इज़ नॉट मूविंग वेरी फास्ट, एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट किया है, टकराया है। जब इसके साथ टकराएगा, नाउ दीज एलिमेंट्स आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, यानी बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, स्टेबल नहीं होते, इसीलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की हमें ज़रूरत नहीं इनको तोड़ने के लिए, दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव एंड वॉलेटाइल, जिस वजह से जब ये टकराएंगे इनके साथ तो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। अब ये कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा कर दें तो इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए पहली चीज़ इसको लो एनर्जी पे यूज़ किया जाता है। लो एनर्जी पे की वजह से ये क्या बनाएगा, दिस इज गोइंग टू फॉर्म सर्टेन न्यूक्लियाइज, 3 न्यूक्लियाई बनाएगा, किसके, इसके, कम से कम 3 न्यूक्लियाई। दीज न्यूक्लियाइज विल बी ऑफ लोअर masses than nuclear fuel. At the same time, large amount of energy is released. ज़रूरी नहीं 3, हो सकता है 2 में टूट जाए, 4 में टूट जाए, 5 में टूट जाए। सो जस्ट एन एग्जाम्पल, लेट अस से 3 न्यूक्लियाइज विल बी फॉर्म्ड। सो मेनली 2 चीज़ें होंगी,
एक तो ये चीज़ें बनेंगी, सारे न्यूक्लियस बनेंगे, लेट अस मूव दैट, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज। सो ये दो रिएक्शंस, दो चीज़ें हमें मिलेंगी, प्रोडक्ट मिलेंगे। यूरेनियम, प्लूटोनियम या थोरियम को जब कोई भी स्लो मूविंग न्यूट्रॉन टकराएगा तो उसको न्यूक्लियाई को छोटे मासेस में तोड़ेगा, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। सो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, खाली यूरेनियम का देख लेते हैं। यूरेनियम 235 है बच्चों, इसको आपने किसी न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट किया है, बॉम्बार्ड किया है, एंड इट इज़ गोइंग टू फॉर्म सर्टेन न्यूक्लियाइज। एट द सेम टाइम it is going to form large amount of energy। ठीक, अपना काम बन गया, एनर्जी निकल आई, बस ये एनर्जी लेनी है, टरबाइन को रोटेट करना है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देती है। खत्म, अपने को तो इसी से मतलब है। अब देखो, इस यूरेनियम 235 के बच्चों टूटने से कितनी एनर्जी रिलीज होती है, लगभग लगभग 10 मिलियन टाइम्स एनर्जी is produced by the combustion of an atom of carbon from coal। अगर कार्बन यानी कार्बन का एक एटम अगर हम बर्न करते हैं तो मान लीजिए एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, तो यूरेनियम के एक एटम से कितनी एनर्जी मिलेगी, 10 मिलियन टाइम्स इंटू एक्स, 10 मिलियन इंटू एक्स। सो दिस इज हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। जो न्यूक्लियर फ्यूल होते हैं ना बच्चों, दीज आर सेल्फ सस्टेनिंग फ्यूल्स। न्यूक्लियर फ्यूल जो है सेल्फ सस्टेनिंग होता है, न्यूक्लियर फिजन करता है, यानी सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर फिजन, जस्ट लाइक अ चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन क्या होती है, एक आया वो टूटा 3 में, मान के चलते हैं, एग्जाम्पल है। फर्दर ये गया, ये 3 में टूटा, ये आगे गया, ये 3 में टूटा, ये आगे गया, ये फिर 3 में टूटा, ठीक है। ये जो 3 बने, ठीक है, ये फर्दर और टूट गए। सो व्हाट इज हैपनिंग, इट्स अ चेन, यू कैन नॉट कंट्रोल इट, वी कैन नॉट स्टॉप इट। दिस एनर्जी, दिस कन्वर्जन इज uncontrollable। What we do, we control it by using some electrodes। This you will study in higher classes, कि यहाँ पे हम कुछ इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं जो कि इनकी एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ताकि ये अगर एक के बाद 3 बनते हैं तो मुझे एक ही चाहिए कंट्रोल करने के लिए, बाकी 2 मैं गायब कर दूँ। सो देयर वी हैव सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड्स जो इस मास को एब्जॉर्ब करते चले जाएंगे, और ये इलेक्ट्रोड मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज दैट ऑफ प्लैटिनम, ठीक है। और इसके प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड्स यूज कर लेते हैं क्योंकि खुद तो इनर्ट होता है, रिएक्ट नहीं करता, उनके साथ टकराता है, उनको शांत कर देता है। सो बस उनको शांत करने का काम है, भाई आइए कोई बात नहीं, अपने पाप धोइए, छुट्टी कीजिए, ठीक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी को समझने के लिए हमें आइंस्टाइन जी ने आइंस्टाइन जी, हाय कितना अच्छा लगा, ओके, आइंस्टाइन ने हमें एक इक्वेशन दिया, दैट इज E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वेयर, ठीक, वेयर C क्या है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक। ही सेज कि अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई है वो देखना हो तो आपको डेल्टा एम के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होना है, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं उनकी वेलोसिटी जो ली जाएगी दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, बिकॉज दे आर गोइंग टू मूव विद वेरी हाई वेलोसिटी। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, करेक्ट। नाउ एक एटम के अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में क्या है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मान लेते हैं।
एक है, दो है, चार है, मतलब दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लेना देना है। न्यूक्लियस जो है वो टूट जाता है, मान लेते हैं 2 में टूट गया, तो ये क्या बनाएगा, प्रोटॉन 1 प्लस न्यूट्रॉन 1, प्रोटॉन 2 प्लस न्यूट्रॉन 2, करेक्ट। इसका कुछ प्रोटॉन बनेगा, इसका कुछ प्रोटॉन बनेगा। अब हमें नहीं पता ये कितना बन रहा है, वी डू नॉट नो। हमें सिर्फ इतना पता है कि P1N1 प्लस P2N2 डेफिनेटली विल बी इक्वल टू Pn, बट बच्चों आप भूल गए, यहाँ एनर्जी भी रिलीज हो रही है। इसका मतलब कुछ अमाउंट ऑफ मास इस एनर्जी में चला गया, इसीलिए वी विल से दैट P1N1 P2N2 विल नॉट बी सो बिकॉज ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। और हमने क्या कहा है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। इसको वापस बनाने के लिए मुझे ये एनर्जी भी इसमें डालनी पड़ेगी। सो P1N1 प्लस P2N2 मास ही तो है बेटा, मास ही तो चेंज कर रहा है ना फॉर्म में, ठीक है। सो P1N1 प्लस P2N2 इज नॉट इक्वल टू Pn, क्यों, बिकॉज वी नो P1N1 प्लस P2N2 इज इक्वल टू Pn, और साथ में क्या है, कुछ एनर्जी। ये एनर्जी मिसिंग थी, इसीलिए ये बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है बच्चों, यही है जो हमारा टरबाइन रोटेट करेगी, यही वो चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत है। टरबाइन इज रोटेटेड बाय यूजिंग दिस एनर्जी, ठीक है जी। सो यहाँ पर अगर हम E इज इक्वल टू mc² की बात करें तो ये m क्या है बच्चों, दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियाई जो विच इज अंडरगोइंग एनी बम्बार्डमेंट, जिसके ऊपर काम होने वाला है। और डेल्टा m क्या है, डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियाई, यानी कि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्टेंट का मास ज़्यादा है, प्रोडक्ट का मास कम है। तो क्लास 9 में हमने पढ़ा था दैट मास जो है वो कंजर्व रहता है किसी भी रिएक्शन में, कि अगर मान लीजिए A प्लस बी इज गोइंग टू गिव मी C प्लस डी, सो इनका मास और इनका मास सेम होना चाहिए, इट हैज़ टू बी सेम, कि टोटल कन्वर्जन हो रही है। अब यहाँ पे देखो ये क्या बन गए मेरे न्यूक्लियाइज, और ये क्या बन गई मेरी एनर्जी। इस एनर्जी को तो डालना ज़रूरी है ना, ये थोड़ी कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का मास जो यहाँ पर है वही इन दोनों का मास है, नो, क्योंकि ये भी एनर्जी है, ये भी तो लूज हुई है, यहीं से निकली थी। सो मास एनर्जी हैज़ टू बी कंजर्व्ड, मास हैज़ टू बी कंजर्व्ड। और बच्चों ये जो एनर्जी यहाँ निकलती है, तो न्यूक्लियर साइंस के अंदर इस एनर्जी को हम सिंपल जूल्स में कैलकुलेट नहीं करते। इन न्यूक्लियर साइंस एनर्जी इज energy is what you can calculate it as इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऐसा यूनिट है बच्चों न्यूक्लियर एनर्जी की। सो 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। जूल्स मत लिख के आइएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, वी विल से दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 into 10 to the power minus 19, which is the, what is this, 1 electron का charge, 1 volt, volt का 1, तो it will be 1, so it is 1.602 into 10 to the power minus 9 joules, ठीक है। सो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19 जूल्स के बराबर होता है। और एक अगर आप एटॉमिक मास यूनिट देखोगे बच्चों, तो वो कितना एनर्जी बनाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बिकम 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, विच इज़ इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ज़्यादा इसके बारे में आपको नहीं खपाना है अपना सिर, ठीक है। इट इज़ जस्ट फॉर द नॉलेज, कि आपको पता होना चाहिए कि अगर ये आता है तो इसका रिलेशनशिप हमें पता होना चाहिए, ठीक। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक और चीज़ याद रखिएगा, हमने E इज इक्वल टू डेल्टा MT² किया था बच्चों। ये डेल्टा जो है, दिस डेल्टा इज जस्ट फॉर चेंज इन मास,
चेंज इन एनीथिंग इज डिनोटेड बाय डेल्टा। ये आप आगे भी पढ़ोगे, इसीलिए यही समझा दिया आपको दैट डेल्टा इज द चेंज इन एनी यूनिट एनीथिंग। अब इंडिया में हम ये कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, लोकेशंस क्या हैं हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर की, ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है। पता नहीं क्या करते रहते हैं ना, हमें ये सब पूछते हैं। तारापुर, तारापुर, तारापुर इज इन महाराष्ट्र। ठीक है जी। इसके बाद राणा प्रताप, क्या नाम है, बड़ा जोरदार है, राणा प्रताप सागर। अब हमें समझ में आ ही गया ये राणा प्रताप वगैरह सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे आपको, राजस्थान। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी कैटेगरीज एंड ऑल दी पीपल अक्रॉस इंडिया, राणा प्रताप बहुत ही दमदार है, ये हमें राजस्थान में ही मिलते हैं राणा जी। देन कलपक्कम, ये जो थोड़े से डिफरेंट टू प्रोनाउंस नेम है, ये आपको साउथ में मिलेंगे। सो तमिलनाडु में मिलता है ये एरिया। नरोड़ा, नरोड़ा एरिया बच्चों उत्तर उत्तर प्रदेश का है, ठीक। और खाकरा, फेप थापला, ये में कहाँ मिलते हैं, गुजरात में। तो काकरा पर इज इन गुजरात, ठीक। और कायगा, कायगा, कायगा कर्नाटका में। इसके लिए मुझे कुछ सूझ नहीं रहा कि कायगा मैं आपको कैसे बताऊं कर्नाटका से रिलेटेड है। सो ये आप याद कर लीजिएगा। तो तारापुर महाराष्ट्र, तारा से याद रखिएगा ऑल योर फिल्म स्टार्स इन महाराष्ट्र, मुंबई। तो तारापुर, राणा प्रताप राजस्थान, कलपक्कम वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, अक्कम पक्कम दैट इज तमिलनाडु, नरोरा इज इन यूपी, काकापरा, काकरा, काकरा पर वेरी नाइस नेम इन गुजरात, एंड कायगा इज इन कर्नाटका, ठीक। ये सारे आपको न्यूक्लियर रिएक्टर्स यहाँ मिलते हैं जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी ही जनरेट कर रहे हैं। वेरी लेस यानी लेस देन 3% ऑफ टोटल एनर्जी जनरेशन इन इंडिया इज बाय न्यूक्लियर एनर्जी। हम बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इसकी, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज ऐसे भी हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 30% तक अपनी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इन्हीं से प्रोड्यूस करते हैं, फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर्स ओनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हम सिर्फ 33% ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक। लेकिन इसके हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखो डिसएडवांटेज देखते हैं इसकी, शायद ये हमें बताएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले डिसएडवांटेज देखो क्या है। सबसे पहले आती है स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, आई मीन यूज्ड न्यूक्लियर फ्यूल। हमारे पास पहले इसके लिए ही जगह नहीं है, तो बताइए न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ लगाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम डिकेज इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, रेडिएशंस, ठीक है। तो ये रेडिएशंस जो है इनको हैंडल करना ही नहीं आता हमें, इसको न्यूट्रलाइज करना ही नहीं आता ढंग से। हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, इतने पोटेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि हम इन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ कर पाएँ, ठीक है। और अगर ये रेडिएशंस कहीं एनवायरनमेंट में आ जाएं, इट लीड्स टू सो मेनी डिसीजेस, जेनेटिक डिफेक्ट्स कॉज करती है सदियों तक, ठीक है। इम्प्रॉपर स्टोरेज एंड डिस्पोजल leads to environmental hazards. ठीक। नंबर 3, जहाँ भी आप इसको रखोगे देर इज अ रिस्क, वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस। सो इसी वजह से इंडिया इसे यूज़ नहीं करता, एंड वी नो दैट वी हैव वेरी हाई पॉपुलेशन। अगर ऐसा कुछ होता है तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, ठीक है। नंबर 4 आप देखिए, इट हैज़ वेरी हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, इसलिए भी नहीं करते। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, सो वी कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ सच काइंड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स। नेक्स्ट इज लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम। भाई चलो हमने खर्चा करके इकट्ठा भी कर लिया, यूरेनियम कहाँ से लाएंगे, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है। और अगर
मान लीजिए सब कुछ कर लिया तो भी देर इज़ अ रिस्क ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्टामिनेशन, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द रेडिएशंस बट ऑल्सो फ्रॉम द न्यूक्लियर फ्यूल इट्सेल्फ, उसकी वजह से भी कॉन्टामिनेशंस हो सकती हैं। तो इतने सारे रिस्क को देखते हुए, रिस्क बहुत ज़्यादा है, बेनिफिट इतने ज़्यादा नहीं मिल रहे, रिस्क ओवरवेज बेनिफिट्स, सो दैट इज़ वाई वी आर नॉट यूजिंग इट टू लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद न्यूक्लियर फिजन के अलावा हमारे पास और क्या है? अनदर सेफ मेथड ऑफ nuclear energy production is न्यूक्लियर फ्यूजन। अभी हमने क्या पढ़ा था? फिजन, ब्रेक। फ्यूजन मीन्स कॉम्बिनेशन, कंबाइन, टू कंबाइन। ठीक है, फ्यूजन का मतलब होता है कुछ भी कंबाइन करना। अभी हमने क्या किया था? एक हैवी न्यूक्लियाई को तोड़ा था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? टू लाइटर न्यूक्लियाई combine to form one heavy nucleus with large amount of energy production as per Einstein's equation। कौन सी इक्वेशन? E इज इक्वल टू एम सी का स्क्वायर। मोस्टली हम देखते हैं बच्चों कि हाइड्रोजन का हैवी आइटम, यानी कि कौन सा है ये? एक आपने पढ़ा है प्रोटियम, जिसमें हम हाइड्रोजन के आइसोटोप पढ़े हैं ना 9th में, 1 1 1 2 1 3। दिस इज प्रोटियम, दिस इज ड्यूटीरियम, एंड व्हाट इज दिस? ट्रिटियम। करेक्ट। यूजुअली जो ड्यूटीरियम होता है बच्चों, इट कंबाइंस टू प्रोड्यूस हीलियम। ठीक है, और क्या करता है साथ में? एन, यानी व्हाट इज दिस? न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, नाउ द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट is quite higher than the total mass of product। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज़ कंबाइन करती है, ठीक है, वो अपने आप को स्टेबल बना रही है। जब भी कोई चीज़ स्टेबल होती है, उसका एनर्जी लेवल हमेशा लो रहता है। आपने देखा ही होगा, जो लोग बड़े शांत से दिखाई देंगे, दे कैन गिव यू मैक्सिमम आउटपुट, उनका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हलचल मचाते हैं वो काम कम करते हैं और शोर ज़्यादा मचाते हैं। करेक्ट। सो इससे आप ये ध्यान रखिएगा, जो भी कोई चीज़ स्टेबल होती है उसके पास एनर्जी का अमाउंट कम होता है, मास कम होगा। इसके पास मास ज़्यादा था, इसके पास बहुत कम है, क्योंकि अभी स्टेबल हो गया है, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा लूज़ कर रहा है। ठीक है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज़ टू हाई दैन दैट ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट में कुछ ऐड करना पड़ेगा तभी ये बराबर होगा। तो प्रोडक्ट के बराबर लाने के लिए आई हैव टू प्रोड्यूस दिस थिंग एंड दिस इज वेरी हाई। ठीक, यहां से एक क्वेश्चन बनता है बच्चों, फिजन के अंदर ज़्यादा एनर्जी मिलती है या फ्यूजन में? फिजन में मिलेगी या फ्यूजन में मिलेगी अमाउंट ऑफ एनर्जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। फिजन और फ्यूजन में किसके पास ज़्यादा है? क्वेश्चन आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, फ्यूजन विल हैव मोर। फ्यूजन इज गोइंग टू गिव यू मोर, फ्यूजन गिव्स मोर एनर्जी दैन फिजन, क्योंकि हमने एक स्टेबल चीज़ को तोड़ा है। यहाँ क्या किया है? एक बड़ी चीज़ को दो में तोड़ दिया। यहाँ क्या किया है? दो को तोड़ के एक बड़ी चीज़ बनाई है। दिस इज मोर स्टेबल एंड दिस इज लेस स्टेबल। इसीलिए जुड़ना चाह रही थी, ये स्टेबल थी, इसने तोड़ दिया, इट हैज़ बिकम अनस्टेबल। तो जो एनर्जी यहाँ निकलेगी, एन डैश कर लो, इसको एन कर लो, तो एन इज मोर देन एन डैश। इसको ध्यान रखिएगा बात को।
ठीक है, कोई भी चीज़ जब स्टेबल होगी तो वो लो एनर्जी पे होगी। तो जब ये लो एनर्जी है तो बाकी एनर्जी इसने लूज़ कर देनी है, थोड़ी रखी है अपने पास, बाकी सब फेंक दी। तो इसीलिए फ्यूजन के अंदर एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, फिजन में कम मिलेगी। तो एग्जाम्पल देखो, आपको पता चल जाएगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर से ज़्यादा एनर्जी मिलती है या सन से। सन के कंपैरिजन में आप बताइए, न्यूक्लियर रिएक्टर में आपको ज़्यादा मिलेगी या सन में मिलेगी? डेफिनेटली सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और न्यूक्लियर रिएक्टर की कम है। क्योंकि सन के अंदर क्या हो रहा है बच्चों? फ्यूजन। और यहाँ क्या हो रहा है? फिजन। ठीक है, यहाँ हो रही है फिजन। सो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है दैट एनर्जी रिलीज्ड इन फ्यूजन इज मोर और फिजन, तो याद रखिएगा इट इज इन फ्यूजन। ठीक है, सो टू न्यूक्लियस actually repel each other strongly, so we need very large temperature to accelerate enough to meet। हमें उसको देनी पड़ेगी हीट बहुत ज़्यादा पहले, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जुड़ना नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि अनस्टेबल है, इनमें हलचल बहुत ज़्यादा है। तो उनको रोकने के लिए, बिठाने के लिए, मुझे स्टेबल करने के लिए पहले एनर्जी देनी पड़ी ताकि उसको हम लोग स्टेबल कर सकें। सो फिजन जो है रिलीज हाई एनर्जी required for fusion in the nuclear reactor। ये सारी चीजें हो रही है न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर पहले फिजन होती है, ठीक है, टूटता है, जो ज़्यादा एनर्जी निकली वो फ्यूजन कॉज करता है। इस फ्यूजन की वजह से ही आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। पहले टूटता है फिर बनता है। देखिए यही चीज़ हम कहाँ यूज़ करते हैं? एटम बॉम्ब में भी। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन बॉम्ब देखें, यहाँ से बहुत चीज़ें और क्लियर होंगी आपको। हाइड्रोजन बॉम्ब बच्चों अगर देखते हो तो वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है? लेट अस मार्क इट लाइक दिस, ठीक है। देखिए ये है आपका अ न्यूक्लियर बॉम्ब बेस्ड ऑन fission of यूरेनियम या प्लूटोनियम, ठीक है जी। अंदर क्या हुई है? अंदर हुआ है फिजन। सेंटर में क्या हो रही है? फिजन, ठीक है। और उसके बाद बाहर क्या हो रहा है? इस वाले सर्कल में फ्यूजन, यहां फ्यूजन हो रही है। क्या होगा? देखो यहां पर हमने ये रखा अपना प्लूटोनियम एंड यूरेनियम। इसने क्या किया? तोड़ा, एनर्जी रिलीज की, काफ़ी एनर्जी रिलीज की। जो एनर्जी रिलीज की यहाँ पे क्या थे? ड्यूटेरियम। हमने हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया, ड्यूटेरियम थे। ये दोनों कंबाइन करके इसने क्या बना दिया? हीलियम, ठीक है। हीलियम बनाया और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की। ये वो एनर्जी है जो एटम बॉम्ब फटता है। दोबारा सुनो क्या कह रहे हैं। यूरेनियम के अंदर सेंटर में हमने पहले क्या रखा है? फ्यूजन के लिए प्लूटोनियम। जैसे ही आप एटम बॉम्ब में से पिन निकालते हो तो फिजन हो जाता है। आप एक लो मूविंग न्यूट्रॉन को यूरेनियम के साथ टकरा रहे हो, जो कि टूटेगा स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर, ठीक है, और एनर्जी रिलीज करेगा। इस फिजन की वजह से जितनी ज़्यादा एनर्जी निकली है वो सारी यूज़ होगी किसमें? हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से जोड़ने में और एक स्टेबल हीलियम बनाने में। हीलियम स्टेबल बन गया, अब बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एटम बॉम्ब की एनर्जी। दिस इज द एनर्जी विच इज कॉजिंग द मैक्सिमम एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजिव एनर्जी है ये। लास्ट में हम देखते हैं कि एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती हैं।
राइट। देखिए, हमें देखना पड़ेगा कि हम कौन सा सोर्स ऑफ फ्यूल यूज़ करना चाहते हैं, किसको हम यूज़ करें, किसको नहीं यूज़ करें, है ना। सो एक्सप्लॉइटिंग एनर्जी फ्रॉम एनी सोर्स कैन डिस्टर्ब एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनमें बहुत सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऐसे मानेंगे हम लोग जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट नहीं करते, ठीक है। कुछ को हम कहेंगे बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक्सप्लॉइटिंग एनर्जी फ्रॉम एनी सोर्स कैन डिस्टर्ब एनवायरनमेंट, इवन द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कैन अफेक्ट द एनवायरनमेंट बैडली, एनवायरनमेंट इन वन और द अदर वे। जैसे हमने सोलर कुकर के केस में देखा था, ठीक है। डैम बनाएंगे तो भी हम लोग कहीं ना कहीं रिहैबिलिटेशन का इशू खड़ा कर देंगे। सो हमें क्या चेक करना है, फैक्टर्स ऑन विच चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी डिपेंड्स। हमने देखना है नुकसान और फ़ायदा दोनों को हमने वे करना है। अगर हम ये देखते हैं कि बेनिफिट्स ओवरवे दी लॉसेस तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। अगर लॉस ज़्यादा है यानी कि ड्रॉबैक ज़्यादा है, एडवांटेजेस से ज़्यादा है, हम उसे छोड़ देंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है, ईज़ ऑफ एक्सट्रैक्शन, कौन सी चीज़ हम आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़, उसके ऊपर पैसा कितना लगेगा। आखिरकार हम आ गए ना अब अपनी मेंटेलिटी पे, पैसा, है ना। कॉस्ट देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल, कितनी ज़्यादा हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इनपुट वर्सेस आउटपुट, एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट, कितना हमने लगाया मिला हमें क्या, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। देन वी हैव टू थिंक एनवायरमेंटल डैमेज। देखो हम कितने सेल्फिश हैं। हमने सबसे पहले एनवायरनमेंट को नहीं देखा, हमने देखा कितने आसानी से निकाल सकते हैं, कॉस्ट क्या होगी, एफिशिएंसी क्या होगी, तब उसके बाद कहीं जा रहे हैं हम लोग कि एनवायरनमेंट। सो हमारे लिए देखिए एनवायरनमेंट जो है कितने पीछे चला गया, 4th नंबर पे आ गया। इसीलिए तो देखो माता पृथ्वी ने क्या किया है, चक्र को घुमा दिया है, कोरोना को ले आए हैं, है ना। तो सब चीज़ें बदल डाली। सो अ बेटर और क्लीनर फ्यूल इज रिक्वायर्ड, यानी कि जिसमें से पॉल्यूशन कम निकले, हमें उसका रेजिड्यू भी ना मिले, वो सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, है ना। पॉल्यूशन ना हो, रेजिड्यू ना दे, जिसे हमें संभालना पड़े, जैसे प्लूटोनियम को संभालना पड़ रहा था, डिस्कार्ड कैसे करें, है ना। सर एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, जैसे फॉसिल फ्यूल है। अब फॉसिल फ्यूल क्या करता है, एयर पॉल्यूशन देता है। सोलर एनर्जी को कंपेयर करें इसके साथ, नहीं देती, नो पॉल्यूशन, करेक्ट। बट assembly of the device itself can cause environmental damage। इसमें देखिए क्वेश्चन आता है कि क्या कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस एनवायरनमेंट को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करते, ये क्वेश्चन आता है। तो आप बोलोगे नहीं, वो भी अफेक्ट करते हैं, मगर ये ज़रूरी नहीं कि जब उसको यूज़ किया जा रहा है, सोलर एनर्जी को जैसे यूज़ किया तो अफेक्ट कर रहा है। लेकिन सोलर कुकर बनाने के लिए या सोलर सेल पैनल बनाने के लिए जो हमें इक्विपमेंट्स चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो हमें व्हीकल चाहिए, उन व्हीकल को चलाने के लिए हमें कोई ना कोई फ्यूल चाहिए, इस सारे प्रोसेस में वो डैमेज कॉज करेंगे, ठीक है। सो research is still on for sources of energy to produce long lasting devices that cause less damage throughout our life, करेक्ट। जिसमें सबसे एग्जाम्पल अच्छी है
हाइड्रोजन इकोनॉमी के बच्चों। हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल बन सकता है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि जलेगा तो क्या बनाएगा, पानी। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे, पानी। बट इसके अंदर भी बहुत सारे हिकअप्स हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत हैवी हो जाती है। आई मीन दीज आर दी हायर केमिस्ट्री दैट यू विल स्टडी इन योर क्लास 11 एंड 12। अब आता है लास्ट टॉपिक आपका, दैट इज हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स lasts us. How long will an energy source last us? माने कौन सी चीज़ हमें बहुत लंबे समय तक मिलने वाली है। तो पहली क्या है आपके पास, रीन्यूएबल सोर्स है, या फिर आपके पास क्या है, नॉन रीन्यूएबल सोर्स। रीन्यूएबल सोर्स बच्चों प्रैक्टिकली देखा जाए तो नेग्लिजिबल है, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल सोर्स जो है, इट इज नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग। नेग्लिजिबल का मतलब क्या है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो एनर्जी आप यहाँ से निकालते हो, एनर्जी एक्सट्रैक्टेड जो है वो कितनी है, बहुत थोड़ी है। सोलर एनर्जी से कितना निकाल लोगे आप, लेकिन आज की डेट में पैनल्स बहुत सारे लग रहे हैं, वी आर एबल टू मैनेज इट, स्टिल हम उसको यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। विंड मिल से कितनी निकाल लोगे, जियो थर्मल से आप कितनी निकाल लोगे, हमने कहा बहुत लिमिटेड सोर्सेज हैं। सोलर एनर्जी वहीं पर काम करेगी जहाँ पर सन है, एट द एरियाज जहाँ पर धूप बहुत कम आती है, या ह्यूमिडिटी बहुत रहती है, या बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड सोलर पैनल बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो प्रैक्टिकली देखा जाए तो एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज नेग्लिजिबल। और जो नॉन रीन्यूएबल है उनसे हमें बहुत ज़्यादा मिलती है, बट दे विल नॉट लास्ट लॉन्ग। तो हमें पता होना चाहिए कि नॉन रीन्यूएबल कौन से हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, दे विल नॉट लास्ट लॉन्ग, ठीक है। और रीन्यूएबल कौन से होते हैं, विच कैन बी रीन्यूड, कैन बी रीन्यूड और रिप्लेनिश्ड at the pace of use by humans। हमें तो यूज़ कर रहे हैं सब कुछ, हमारे यूज़ के पेस के हिसाब से अगर रिप्लेनिश हो जाता है हम उसे रीन्यूएबल कह देते हैं, जो नहीं होता है उसे हम नॉन रीन्यूएबल कह देते हैं, सिंपल है, ठीक है। चलिए, विद दिस वी एंड द चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आप लोग अब इंजॉय कीजिए इस लेक्चर के साथ, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।